नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी बोले कोड सेकुलर, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को डर क्यों लगा? सेकुलर सिविल कोड और वक्फ संशोधन कानून के नाम पर क्या देश में मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है? मोदी धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यानी किसी एक खास धर्म के लिए कोई खास कोड नहीं होगा। इससे तथाकथित मौलाना और मुस्लिम संगठन परेशान है। सवाल है कि क्यों? सवाल यह भी है कि अगर वक्फ एक्ट में संशोधन कानून पर संसद में चर्चा हो रही है, जेपीसी उस पर बन गई है, तो उसे वापस लेने की धमकी क्यों दी जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी के सेकुलर सिविल कोड वाले बयान पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए कह दिया है कि वो शरिया कानून से समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सवाल तो पूछा जाएगा, फिर संविधान का क्या करें? वहीं मौलाना कल्बे जवाद तो वक्फ एक्ट पर इतना बौखला गए कि सीधे सीधे तबाही की धमकी देने लगे। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने सेकुलर सिविल कोड की बात क्या कही, तब से इसी बयान पर महाभारत मचा है। तमाम राजनीतिक दलों के बाद अब मुस्लिम संगठन और मौलाना सेकुलर सिविल कोड के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी और सेकुलर कानून वाले पीएम मोदी के बयान का पुरजोर विरोध किया है। सेकुलर सिविल कोड के नाम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आग बबूला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस बयान में कहा कि यूनिफॉर्म या सेकुलर सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं। वो शरिया कानून से कभी समझौता नहीं करेंगे। शरिया कानून को टारगेट किया जा रहा है। सरकार की ये सोची समझी साजिश है, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता इलियास ने पीएम मोदी के धर्म आधारित कानूनों को सांप्रदायिक बताने वाले बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि मोदी ने जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह सेकुलर सिविल कोड का इस्तेमाल किया। पीएम देश को गुमराह कर रहे हैं। मोदी दूसरी कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहते। उन्होंने धर्मों पर आधारित कानूनों को सांप्रदायिक बताकर न केवल पश्चिम देशों की नकल की है, बल्कि धर्म का पालन करने वाले भारत के बहुसंख्यक लोगों का भी अपमान किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस धमकी भरे बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। उसको कम से कम ये बात ध्यान रखनी चाहिए, वो कोई मुसलमानों का अपने आप को झंडा बरदार साबित करने की कोशिश न करे। अनुच्छेद 44 भारत का संविधान इस बात के लिए प्रावधान करता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लेकर के आए, और इसको लेकर के अलग अलग समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी दर्जनों आदेश हैं। सबके लिए एक समान नागरिक संहिता लाने में आखिरकार ये कट्टरपंथी मौलानाओं को दिक्कत क्या हो रही है? ये मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं, और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग नहीं है। ये मुसलमान इस बात को लेकर के नाराज क्यों होने का प्रयास कर रहे हैं? ये देश में ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, सबके लिए एक समान प्रकार के कानून बनाने की बातचीत है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना जानबूझ करके मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी पलटवार किया और कहा कि जिसे सेकुलर कानून पसंद नहीं, वो वहां चले जाएं जहां शरिया कानून है। हमें लगता है अगर जो देश संविधान से चलता है और जो संविधान को नहीं मानेगा, जो समान नागरिक संहिता कानून को नहीं मानता है, वो विशेष कानून चाहता है, तो विशेष कानून वाला चले जाए इस्लामिक देश में। यहाँ शरिया कानून तो है नहीं कि आपको विशेष दर्जा मिलेगा। विशेष दर्जा अगर चाहते हैं, शरिया कानून से जीना चाहते हैं, तो 56 देश 57 देश है, वहाँ चले जाइए। भारत में रहना होगा तो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता को मानना होगा। एक तरफ यूसीसी कानून को लेकर मौलाना आग बबूला है,
तो दूसरी तरफ वक्फ एक्ट संशोधन बिल को लेकर खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पास ना हो सके, इसके लिए पूरा माहौल तैयार किया जा रहा। मौलाना कल्बे जवाद तो खुले मंच से तबाही की धमकी दे रहे हैं। मौजूदा गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि तुम हमसे नहीं टकरा रहे हो, अल्लाह से टकरा रहे हो, अल्लाह से टकरा रहे हो, क्योंकि तमाम जायदादें जो हैं वो हमारी अल्लाह की हैं और इसके जो रक्षक हैं वो हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा ऐसी जिस तरह से कांग्रेस तबाह हो गई, जिस तरह से कांग्रेस तबाह हो गई, शीला दीक्षित तबाह हो गई, अगर तुमने ये बिल वापस नहीं लिया तो तुम भी इंशाल्लाह तबाह बर्बाद होगे, तुम भी इंशाल्लाह सियासत के पूरे दान में नजर आओगे। ये जो हमारे मौजूदा हुकूमत के जो बड़े हुक्मरान हैं उन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि ये इसमें इनकी तबाही का की आगाज है इनका, अगर इन्होंने इस बिल को पास करवा दिया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ औकात की तबाही है, उसके अलावा और कुछ इसके अंदर नहीं है, और कुछ भी उसके अंदर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि वक्फ की हिफाजत के लिए किया जा रहा है, हिफाजत नहीं है, बल्कि मैंने कहा था किसी मौके पर कि ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये सांप का बिल है जिसमें सिवाय जहर के और कुछ नहीं है, जिसमें सिवाय विष के और कुछ नहीं है। तो क्या वक्फ एक्ट में संशोधन के नाम पर मौलाना खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे, ऐसी बयानबाजी कर तथाकथित मौलाना मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे? सवाल है क्या इसीलिए यूसीसी का विरोध हो रहा? सवाल ये भी है कि अगर 140 करोड़ की आबादी के लिए एक जैसा कानून होगा तो उससे दिक्कत क्यों? और सवाल ये भी कि देश संविधान से चलेगा या शरिया से? सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कल्बे जवाद जैसे मौलाना भड़काऊ बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को उकसाने के लिए कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर है, हाजी मेहरदीन रंगत एमआईएम पार्टी के नेता प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है, नूर अहमद अजहरी साहब है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, मोहम्मद अतीक है नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मुस्लिम लीग के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मोहम्मद अतीक भाई आपसे करता हूं और पहला सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह कह रहा है कि भाई शरिया से समझौता नहीं करेंगे, सेकुलर सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं है। तो सर सवाल यह है कि क्या सभी मुसलमानों की ठेकेदारी अकेले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिस्से है? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है कि शरिया से समझौता नहीं करेंगे तो संविधान का क्या करें फिर? राकेश पांडे जी, अगर संविधान की बात कर रहे हैं तो इसी संविधान ने ही तो हमको इजाजत दी है हमारे अपने मजहब पे चलने की, अपने पर्सनल लॉज के ऊपर चलने की। लेकिन क्या है कि मोदी जी को संविधान से कुछ लेना देना नहीं है और बड़े सेकुलर बन रहे हैं, बड़े सेकुलर बन रहे हैं। पूरा चुनाव उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस आरक्षण दे देगी, मैं होने नहीं दूंगा, पूरा चुनाव कम्युनल होकर लड़ा है। उसके बावजूद ये सेकुलर बनने की प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा कि आरक्षण नहीं होने दूंगा? जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा कि आरक्षण नहीं होने दूंगा? मुसलमानों को आरक्षण कांग्रेस दे देगी। हाँ, तो धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है भाई, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख और ईसाई हो। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है क्या? अरे तो फिर पूरे चुनाव को मोदी जी ने जो है धर्म के आधार पे क्यों लड़ लिया? क्यों मुसलमानों का नहीं मोहम्मद अतीक, आपने कहा भाई देखिए, आपने कहा आरक्षण नहीं होने दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कहा नहीं। हाँ, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा तो संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। दरअसल बात ये है तो सर पहले तय कर लीजिए कि आप संविधान की मानते हैं या सिर्फ शरिया की मानते हैं? मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, मैं आप ही के पास हूँ, कहीं और नहीं जा रहा। सवाल करते हैं और खुद ही बोलना शुरू करते हैं। नहीं सर, क्रॉस करता हूँ, बोलते बहुत गलत परसेप्शन इस मंच से नहीं जाना चाहिए। बोलिए। गलत परसेप्शन मैं भी नहीं जाने दूंगा। अगर कोई एंकर भी ये चाहे कि वो उसकी बपौती है तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं सर, बपौती किसी की नहीं है इस देश में सर, बपौती किसी की नहीं है। लेकिन यहाँ पर शो में डेकोरम, इस शो से कोई गलत परसेप्शन न जाए, कोई गलत मैसेज न जाए, ये पहली जिम्मेदारी मेरी है सर और मैं जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। आपसे सवाल करूंगा, जवाब दीजिए। संविधान ने क्या, भारत के संविधान ने तमाम हिंदुस्तान के लोगों को अपने मजहब पे चलने की इजाजत नहीं दी है? क्या भारत का सेकुलर संविधान नहीं है? किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? उस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री होते हुए भी तमाम धर्म गुरुओं को नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं जाऊंगा प्राण प्रतिष्ठा में। ये सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म है। नहीं, इसमें सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? बैठे कह रहे हैं कि ये हमारा काम है, लेकिन मैं जाऊंगा वहां पर। नहीं मोहम्मद अतीक, हमारी बात, प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, भूमि पूजन में जाएंगे या नहीं जाएंगे,
इससे सेकुलरिज्म कैसे तय होता है भाई? मतलब कुछ भी बोल देंगे क्या? तो बात है, आप थोड़ी तय करेंगे। नहीं, तो वो मोहम्मद अतीक भी नहीं तय करेंगे ना। वो जो ट्रस्ट को तय करना था, ट्रस्ट ने बुला लिया प्रधानमंत्री मोदी को। जनता ने तय कर लिया। और सुनिए मोहम्मद अतीक, सुनिए, आप लोग डिरेल करने लगते हैं। दिक्कत ये है भाई, सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? सुनिए, आप ही के पास हो, सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? कि जहां सभी धर्म एक समान से एक नजरिए से उन्हें देखा जाए, किसी धर्म के साथ भेदभाव ना हो, ये सेकुलरिज्म है। तो हिंदू धर्म में क्या होना है, नहीं होना है, मोहम्मद अतीक को इससे क्या लेना देना है? संविधान है तो उसको चलने दीजिए। आप नहीं, हिंदू धर्म में क्या होगा, नहीं होगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भूमि पूजन में कौन जाएगा, नहीं जाएगा, इससे मोहम्मद अतीक को क्या लेना देना? संविधान तो इजाजत दे नहीं रहा आपको। संविधान तो इजाजत दे नहीं रहा आपको। किस बात की? संविधान की बात कर रहे हैं? किस बात की इजाजत? आप किस सेकुलर संविधान की बात कर रहे हैं? किस बात की इजाजत नहीं दे रहा संविधान? संविधान किसी भी मजहब के अंदर मदाखलत करने की इजाजत किसी को नहीं देता। नहीं, अभी आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? किसी भी जो है मजहब की चीजों में मदाखलत संविधान नहीं पढ़ा कर है? सकता। ये हमारे संविधान ने इजाजत दी है। संविधान अगर पढ़ा कोई है करता आपने? तो गैर संवैधानिक बात कर रहा है। मोहम्मद अतीक संविधान पढ़ा है? आपने पढ़ा है? नहीं, पूरा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है। पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो आपको पता होगा ना। अनुच्छेद 44 पढ़ा है, उसका भाग 4 पढ़ा है। संस्था मदाखलत नहीं कर सकती। अनुच्छेद 44 भाग 4 पढ़ा है। आपने धारा 25 और 26 पढ़ी है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अनुच्छेद 44 भाग 4 पढ़ा है? आपने 25 और नहीं पढ़ा है तो कहिए, मैं आपको सुनाता हूं। उस अंदाज को जानते हैं कि नहीं जानते? आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि भारत का सेकुलर संविधान मुसलमानों को अपने मजहब पे चलने की इजाजत देता है और तमाम मजहबों को चलने की इजाजत देता है? सेकुलर संविधान इससे फरार क्यों करना चाह रहे हैं? चलिए शिवम त्यागी, अब आप आ जाइए। सेकुलर संविधान सिविल कोड से रोक देता है, ये मोहम्मद अतीक समझा नहीं पा रहे हैं। अनुच्छेद 44 का भाग 4 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? उस पर कन्नी काट गए, दूसरी धाराओं में घुस गए। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों की जिक्र कर दूं तो पता नहीं मोहम्मद अतीक क्या कहेंगे। फिलहाल आप जवाब दीजिए। देश का संविधान आर्टिकल 44 भाग 4 बिल्कुल सही कहा आपने, जो कहता है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और ये अधिकार है और ये चीजें हैं कि इसमें आपको राज्य को कानून बनाना ही बनाना है, संघ को कानून बनाना ही बनाना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर्स। प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई लाभ नहीं है आपके बीच में। कोई बोला क्या? आपके बीच में कोई नहीं बोला, रुकिए ना जरा प्लीज। दूसरा, इसके अलावा अगर बात करें तो अगर मैं खास तौर पर बात करूं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय हैं, वर्डिक्ट हैं, जिसमें लगातार इस मामले को कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। वो एक अलग विषय है कि इस देश में साहबानों वाले मामले को लेकर भी जो है इस देश में देखा है किस तरीके से मेहर की रकम को लेकर चीजें हुई थी, वो भी एक विषय है। और अब अंत में आते हैं, इस देश में समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए और जिसमें मेजरली 5 चीजें हैं और उसके अलावा अगर हम और चीजों को ऐड करें, शादी, तलाक, कंपनसेशन, प्रॉपर्टी राइट्स और बच्चा को, बस यही 5 विषय हैं। और इसके अलावा जो बाकी राइट्स हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, इसको लेकर 2 अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकता है भाई? कि भाई इनको शरिया चाहिए, अब इनको शरिया कहां से दे दे भाई? शरिया तो नहीं मिल सकता यहाँ पर। ये देश संविधान से चलता है, संविधान कहता है कि इसमें जो है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता इस देश के लिए है। आपको अगर दर्द होता है कोई बात नहीं, शरिया के हिसाब से तो नहीं चल सकता देश। शरिया के हिसाब से तो इस देश में जो है लोगों को जो है न्याय नहीं मिल सकता। ये देश में देश को संविधान से ही चलाया जाएगा। अब मौलाना आकर कुछ कहने लगे या फिर कोई बोर्ड आकर कुछ कहने लगे या फिर कोई जो अपने आप को कहते हैं धार्मिक हिस्सा। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, माफ कीजिए, शादी, तलाक और ये सब धार्मिक विषय है नहीं भाई। हम कौन सा कह रहे हैं कि शादी जो है कोई दूसरे तरीके से करिए, तलाक दूसरे तरीके से करिए, नहीं। लेकिन उसके बाद जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनका भरण पोषण, जीने का अधिकार, उनकी प्रॉपर्टीज, ये एक कॉमन सिविल राइट है जो होना ही चाहिए हर एक आदमी के पास। ठीक है। अब मोहम्मद अतीक आप कह रहे हैं संविधान से चलेगा, तो सर संविधान इस देश की संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाएगा और उस पर सभी पार्टियों से चर्चा होगी। तो अजारी जी, सभी पार्टियों से चर्चा हो, सभी पार्टियों का मत होगा तो जेपीसी में भेजा गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पेट में दर्द क्यों होने लगा कि अभी हम उस पर बयान दे दे कम से कम जेपीसी का रिजल्ट आ जाने देते, देखते कि फाइनल ड्राफ्ट क्या आ रहा है, कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई और तहरीक हो, वो गलत का विरोध करता है, करता रहेगा। आप उसको किस तरह से पेश करें आप जाने। आपने अभी डिबेट के शुरुआत में डिबेट की भूमिका बनाते हुए एक लफ्ज बोला था कि मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी लोगों को भड़का रहे हैं। क्यों? लाल किले पे खड़े होकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। पूरे अभी जो अतीक भाई ने कहा था, गलत नहीं कहा था। पूरे लोकसभा के 2024 के चुनाव में हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते रहे।
तब आपने कुछ नहीं बोला। आपको और आप भी एक तरफा बोलते हो। मतलब सरकार ने कोई फरमान जारी कर दिया तो राकेश पांडे जी को उस फरमान के साथ में खड़ा होना है। नहीं सर, मैं इस देश के लोगों के साथ खड़ा हूं, लेकिन सरकार ने कोई फरमान जारी कर दिया। एक तो फरमान अभी आया नहीं है। सुनिए अजारी जी, एक तो फरमान अभी आया नहीं है, तो जब फरमान आ जाएगा, जब कानून बन जाएगा तो कहिएगा कि फरमान आ गया, नंबर एक बात है। तो ये मत कहिए। आप सुनिए भड़काऊ कैसे होता है। आप इस देश में, इस देश के सबसे पुराने मीडिया ग्रुप पर आप बैठकर, चैनल पर बैठकर ये कह रहे हैं फरमान आ गया, मतलब सेकुलर सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। तो पहली भड़काऊ बात यह है अजारी जी, जो आप चैनल पर कर रहे हैं कि फरमान आ गया है, तो नंबर एक बात कि फरमान आया नहीं है। सुनिए नंबर एक बात। अरे सुनिए ना, अरे अजारी जी लगातार मत बोलो, अरे मत बोला करिए लगातार। सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे सुनिए, चिल्लाइए नहीं। मैं ये कह रहा हूं भड़काऊ क्या होता है। आप कह रहे हैं फरमान आ गया, तो फरमान तो आया नहीं, तो आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी में कि भाई ये सेकुलर, अरे सुन लीजिए कि ये सेकुलर सिविल कोड आ गया, नंबर एक बात। मैं कह रहा हूं खुलेआम के प्रारूप लेकर आइए, तब बहस कराइए ना। अरे तो मत कहिए ना कि अभी मंजूर नहीं है। यही बात आजारी जी, यही बात मैंने कही, आपको नहीं समझ में आ रहा है। फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है अंबर जैदी, मैंने यही कहा कि जेपीसी में भेजा गया है, सभी पार्टियों के सांसद उसमें हैं, और जेपीसी से फाइनल ड्राफ्ट आएगा। बोलते रहते हो। और अगर फाइनल ड्राफ्ट आने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर ये कह दे कि भैया शरिया से हम समझौता नहीं करेंगे, ये मुसलमानों को मंजूर नहीं है, यानी आप जेपीसी की भी नहीं मानने वाले हैं, मोदी या फिर बीजेपी सरकार की तो नहीं मानेंगे, आप जेपीसी की भी नहीं मानेंगे। राकेश, अगर शरिया से समझौता नहीं होता तो फिर आधा अधूरा समझौता क्यों हो रहा है? हम जब टैक्स लॉस की बात करते हैं, क्रिमिनल लॉस की बात करते हैं, तो वहां पे तो पूरा खुल्लम खुल्ला समझौता है। लेकिन जब आती है बात सिविल मैटर्स की, जो सिविल मैटर्स महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए, वहां पे इनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जुड़ी हुई है इनकी दुकानदारी और इनकी राजनीति। ये महिला अधिकार के नाम पर भारत में दशकों से राजनीति करते आए हैं। मैं शुरुआत करती हूँ क्योंकि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सालों से लड़ाई लड़ रही हूँ, और मैं याचिका करता हूँ। हमारी जो याचिका का आधार यही है, जब हम बात करते हैं किसी भी एक भारतीय नागरिक के इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं, तो राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले आता है। हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो आपके, मेरे या कोई भी भारतीय नागरिक है, ये संविधान इंश्योर करता है कि हर एक भारतीय नागरिक का समान अधिकार है कानून की नजर में। अगर समान अधिकार है तो फिर हमारे देश में धर्म के आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉज कैसे हो सकते हैं? पर्सनल लॉज और राइट टू इक्वालिटी ये अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। लिहाजा इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 की जब हम बात करें, इसीलिए लगातार संविधान सभाओं में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। शाहबानो केस की बात करें, सरला मुद्गल केस की बात करें, कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को ये निर्देश दिए हैं कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 77-78 साल हो गए लगातार ये बात आती है कि भाई चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। एक और बात, अभी लॉ कमीशन बनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ऑटो जनरेटेड एक क्यूआर कोड जनरेट किया था, उसको स्कैन करते ही ईमेल एक पॉपअप होता था जो प्री ड्राफ्टेड था। इन्होंने कहा था इसको भेजिए, यानी कि आप डिसएग्रीमेंट ये लोगों के ऊपर नहीं, मैं फिर एक बात लोगों की ओपिनियन ये नहीं, अंबर एक मिनट आजारी जी, मैं फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूं आपके लिए, और सवाल ये है, एक तो सेकुलर कोड से आपको दिक्कत क्यों है? आप नहीं चाहते हैं कि सेकुलर कोड हो? सेकुलर शब्द से अब दिक्कत होने लगी? सेकुलर शब्द से आपने तौबा कर ली? नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जेपीसी में मामला गया है। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, क्या बात क्या कर रहा हूं? अगर आप कहेंगे सेकुलर कोड नहीं चाहिए तो मैं पूछूंगा ना कि सेकुलर शब्द से तौबा कर ली क्या? सेकुलर शब्द से तौबा कर ली क्या आजारी ने? जो लोग रात और दिन कम्युनल के अलावा उनका अरे भाई साहब, कम्युनल तो पर्सनल लॉ है जो धर्म के आधार पर बने हुए। सेक्युलरिज्म कम्युनल नहीं होता। अच्छा, आपको सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूं। अंबर रुक जाइए, अभी अंबर एक मिनट, अभी इस देश में अंबर, इस देश में एजेंडा कौन चला रहा है अभी साफ हो जाएगा। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, नहीं आप इस चीज को जस्टिफाई। अंबर एक सेकंड, आजारी जी मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, आपने सेकुलर शब्द से तौबा कर लिया है क्या?
सेक्युलर, अरे कैसी बात कर रहे हो? सेक्युलर शब्द उन लोगों की जबान पर, ये सिर्फ लोगों को कहानियां पढ़ाना है, झूठ बोलना है, तो सेकुलर कोड, झूठ बोलना है वो लोग। तो सेकुलर शब्द से अगर आपने, अरे सुनिए ना, अगर सेकुलर शब्द से आपने तौबा नहीं किया तो सेकुलर कोड चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रारूप लेकर आइए। अरे मैं पहले प्रारूप लेकर आइए। अरे इन्होंने तो सजेशन भेजे हैं लॉ कमीशन को, अब कौन सा प्रारूप चाहिए? आपने तो क्यूआर कोड बनाया था जिसमें प्री ड्राफ्टेड ईमेल था, जिसमें सारे मुसलमानों को भेजा था कि भेजो लॉ कमीशन को। रुकिए वो क्या था? शिवम, अरे रुक जाइए ना, अरे सुनिए हजारी जी सुनिए, अरे हजारी जी सुनिए, आपको प्रधानमंत्री मोदी से दिक्कत हो सकती है, आपको शिवम त्यागी से दिक्कत हो सकती है, कभी कभी आपको मुझसे भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं ये मानकर चलूं ना कि सर आपको जेपीसी से दिक्कत नहीं होगी, आपको तो उससे भी दिक्कत हो रही है। और शिवम, मैंने पूछा कि आपने सेकुलर शब्द से तौबा कर दिया, तो कह रहे हैं मेरे सवाल को ही गलत बता रहे हैं। देखिए, इनका दर्द, चिल्लाना, नाराजगी जो है बहुत बेसिक है, और इनकी जो ये है, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, कोई लाभ नहीं करता। आप ही के इनका जो चिल्लाना, चीखना है, नाराजगी है, ये बहुत जायज है, इनको दर्द है। अरे प्लीज, ये कोई लाभ ही नहीं है इस बात का, क्या फायदा कि मैं आपके ऊपर चिल्लाऊं? अजहरी साहब अलग अलग बोल लेते हैं, तो इनको नाराजगी बहुत अलग अलग चीजों से है, दिक्कत है भाई। 3 तलाक चला जाएगा, दिक्कत हो गई, फिर उसके बाद अब जो है ये हलाला चला जाएगा तो दिक्कत हो गई, इसके अलावा जो अपने जो अलग कानून बनाए हुए महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए वो चले जाएंगे, दिक्कत हो गई। गोद लेने के विषय में इनको दिक्कत हो जाएगी, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में जो चीजों को लेकर महिलाओं को पीछे रखा जाता है उसमें दिक्कत हो जाएगी, गजब बात हो गई। पर्सनल लॉज में परेशानी आने लगेगी, कोई धर्म से लेना देना नहीं है। सती प्रथा का मेरे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, बाल विवाह का मेरे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, विधवा विवाह का मेरे धर्म से कोई लेना देना नहीं था। कुरीतियां अगर धर्म के नाम पर कोई कर रहा है तो उसको निकालना पड़ेगा, लेकिन अजहरी का तो दुकान बंद हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी इनको। तो अब ये कैसे चलेगा इनको? ये कैसे महिलाओं को दबा पाएंगे अगर इनके पर्सनल लॉज नहीं रहेंगे? तो जाहिर है ये इस वजह से दर्द में है। रही बात सेक्युलर होने की, सेक्युलर का मतलब ही होता है सभी के लिए एक समान होना। कानून अगर सभी के लिए एक समान है तो मुझे लगता है कि वही सेक्युलर शब्द का सही अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन इनको अपने लिए कानून अलग चाहिए, मेरे लिए कानून अलग चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब रुक जाइए, रुकिए अजहरी जी रुक जाइए। मेहरदीन रगरेश, थोड़ा सा देर से आपके पास आ रहा हूं। एक तो ये है, सेक्युलर शब्द से प्रेम है या नफरत है? प्रेम है तो कहेंगे सेक्युलर कोड ठीक है भाई, होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा सवाल है, आप कहेंगे तबाह हो जाएंगे, आप कहेंगे कूड़ेदान में चले जाएंगे, आप कहेंगे मुसलमानों को शरीयत के अलावा कुछ मंजूर नहीं है, तो ये तो मैसेज यही जाता है कि आप भड़का रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। देखिए राकेश भाई, बीजेपी शुरू से जो है ये 3 एजेंडों पर पूरा, ये 1980 में जब पार्टी का गठन हुआ, धारा 370 और जो है राम मंदिर, और तीसरा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला, ये लेकर शुरू से चलते आए। तो आपको 370 से भी अब दिक्कत? मैं बता रहा हूँ सर, सुन तो लीजिए। मैं सुन ही रहा हूं। बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया तो उसमें जितने भी लोग थे बनाने में, उन लोगों ने बाकायदा ये जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी एंट्री उसमें संविधान के अनुसार बना हुई है, और आर्टिकल 25, 26, 29 पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। अरे मैम, के दशक में नहीं, अरे ये हमारा जो लॉ है, आप सुन तो लीजिए, और एनजीओ दोनों अलग अलग है। मैं लॉ की बात कर रहा हूं मैम, आपको शायद सुनने में आपको कोई फर्क रह गया होगा। रुकिए अजहरी जी, की एंट्री संविधान की लिस्ट में बात हो जाने दीजिए। तो ये तो बाबा साहब, मैं कह रहा हूं, अभी आपने जो है उत्तराखंड में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं, उसमें जो है आप आदिवासी को बाहर निकाल देते हैं, तो ये कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया? ये मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है। फिर आप धारा 371 के तहत, अरे सर बताइएगा जवाब, जब आपका नंबर आएगा बोलिएगा, तभी बोलूंगा। 371 के तहत कई सारे राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उसका आप क्या करेंगे? फिर आप किसने स्पेशल स्टेटस? हाँ, कई सारे राज्य हैं जो 371 के तहत मिले हुए हैं। कैसे? अरे 371 के साथ तहत मिले हुए हैं, मुझे लगा 370 बोल रहे हैं। तो ये मैं बार बार यही कह रहा हूं, ये सरकार और हमारे मोदी जी जब कहीं ऐसे बड़े मन से बोल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक तानाशाह, एक हिटलर बोल रहा हो जो मुसलमानों से खुलेआम नफरत करता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। नफरत करता है। आप बोलिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। नफरत रुकिए ना, सबसे लेट आए और मैं मेरे को बोलने सबसे ज्यादा आपके पास रहूंगा। रुक जाइए, आप ही के पास हूं। ठीक है, शिवम से आपने जो कहा उसका रिप्लाई में बाद में लूंगा, मैं लूंगा। शिवम रुक जाइए थोड़ा सा, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं। तबाह हो जाएंगे, ये सांप का बिल है, ये उकसाने वाली बात है कि नहीं है? देखिए मैं क्या कह रहा हूं राकेश भाई, आप हैं, मैं हूं, अंबर जेदी हैं, शिवम भाई हैं, अगर कोई यहां पर कत्ल करता है या चोरी का कोई काम करता है हमारे देश में संविधान के अनुसार, तो उसको सजा सबके लिए बराबर है। कोई मगर सुनिए, तबाह हो जाएंगे, शरिया के अलावा कुछ कबूल नहीं है,
ये वक्फ बिल नहीं है, साबका बिल है, ये धमकाने वाली बात है कि नहीं? मुझे अभी सिर्फ इससे मतलब वक्फ का जो ये बिल है, देखिए वो जीपीसी रुक जाइए, रुकिए आजारी जी, रुक जाइए। अभी मेहरदीन अपनी बात रखने में सक्षम है, मेहरदीन अपनी बात रखने में सक्षम है, रुक जाइए, आप उनके वकील मत बनिए, रुक जाइए। देखिए वक्फ बोर्ड जो वक्फ बिल जो लेकर आई है सरकार, वो तो छोटी एनआरसी है, वो तो एनआरसी की तरह है। अरे वो एनआरसी है, नहीं है, मुझे उससे मुसलमानों की संपत्तियां पूछ रहा हूं, मुसलमानों की इबादतगाह, मुसलमानों की मस्जिद, धमकाने उकसाने वाली बात है कि नहीं है? इतनी बड़ी संपत्ति को सरकार हड़पना चाहती है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, सरकार की मंशा पे, अगर आपको इतनी ही वक्फ बोर्ड वाले लोगों से या मुस्लिमों से मोहब्बत है, तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का जो घर है और दिल्ली में इतने सारे, आप कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं चाहते हैं, अभी राजस्थान में चले जाइए। सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, इतनी सारी जगहों पर जहां कब्जा हो रखा है मुस्लिम संपत्तियों पर, वक्फ की संपत्तियों पर, और हमारे अल्लाह की संपत्ति आप कौन होते हैं? रुकिए, आप होते कौन है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? रुक जाइए, वो अब्दुल्ला कैसे दीवाना बना? अब्दुल्ला सुनिए, अब्दुल्ला की शादी में दीवाना बना। सुनिए, मैं कैसे बता रहा हूं, मैं शिवम के पास जाऊंगा। एक फैक्ट सुनिए, मुसलमानों से नफरत सुना करिए, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं स्ट्रिक्ट होना चाहता हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहां अब्दुल्ला की शादी में ये अब्दुल्ला दीवाना है। नगम या मस्जिद राजस्थान में चले जाइए, और वहां पर सूफी खानदान का परिवार रह रहा था, उससे वक्फ बोर्ड ने उठाकर बाहर फेंक दिया, उनके सामान को सड़क पर फेंक दिया और तोड़ दिया। तो मत कहिए सर कि आप किसी और की बात है, आप मुसलमानों के साथ नहीं है, अपनी कौम के साथ नहीं है। मध्य प्रदेश में 3-4 पीढ़ियां वहां पर रह रही थी, मुझे, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक बात, तो ये बरगलाने वाली कोशिश मत करिए। अब जो आपने बात कही थी उस पर शिवम का रिप्लाई करिए, फिर डिबेट आगे। यूसीसी पे कह रहा हूं, जब लॉ कमीशन 2018 में कह चुका अपने पेज की 185 की पेज की लिस्ट में बनाकर रिपोर्ट, जो उन्होंने कहा इसमें हमारे देश में जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पर भी आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा, इस पर मेरे सवाल पूछिए, इस पर भी आ जाऊंगा, बीच में नहीं बोल रहा, आ जाऊंगा। आपने कहा कि आप संविधान को मानते हैं, आपने कहा मानते हैं, मानते ही हैं। आप कहते हैं कि आप सेक्युलर शब्द को मानते हैं। आपने कहा कि उत्तराखंड में जो है एसटीज को स्पेशल राइट्स हैं, वो भी तो संविधान के आधार पर ही है भाई, संविधान ही दे रहा है उनको। मैंने आदिवासी का अरे एसटी अरे सुन, एसटी बोला भाई, आप बताइए ना। एसटीओ को जो यूसीसी से, प्लीज अभी कह रहे थे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, एसटीज को जो यूसीसी से बाहर किया गया, उसकी ताकत, उसका वो भी संविधान ही देता है। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को संवैधानिक तौर पर आर्टिकल 371 जो है वो लेयर देता है, तो वो संविधान के आधार पर ही है भाई। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहीं ऐसा नहीं लिखा संविधान में कि जब यूसीसी बने, यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, तो उसमें मुसलमानों को बाहर रखना। वो लिख देते तो मान लेते हम, लेकिन उनको था ऐसा, वो जानते थे इस बात को कि इस देश को एक समय पर आकर इसकी जरूरत है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि एसटीज से उनको बचाने की जरूरत है। वो ये भी जानते थे कि आर्टिकल 371 के तहत नॉर्थ ईस्ट को बचाने की आवश्यकता है। समझने नहीं चाहते, आप सुनते आप इस देश की खूबसूरती खराब कर रहे हैं। हम कैसे खराब कर रहे हैं? विविधताएं हमारे, किसी का घर कब्जा लो और उसको खूबसूरती बताने लगो तो मैं उसको कैसे मान लूंगा? बताइए भाई। आप ये बताइए, आपके पास कोई ऑथेंटिक 15 लोगों, सिर्फ 15 केस के अलावा, और संपत्ति है हमारे पास 9 लाख करोड़, आप 15 केस जो पेश किया जब ऑथेंटिक 15, बिल्कुल 15 लोगों से 16 का नाम नहीं जानते वो। मैं सिर्फ एक जहां पर विवाद चल रहा है, आप मुझे एक चीज बताइए। अरे 15 मेरा 10 सेकंड का सवाल है। नहीं एक एक करके 10 बात कर लेते हैं। मेरा 10 सेकंड का सवाल है। मेरा 10 सेकंड का सवाल है। सुन लीजिए, एक एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। फिर आप ही के पास हूं, मेरा जवाब तो दे नहीं रहे। मैं कह रहा हूं पढ़ा था आपने, क्या बिल्कुल पढ़ा है। मेरा 10 सेकंड का सवाल सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। मेहरदीन रंगरेज ने, उनके पिताजी ने, पिताजी के पिताजी ने एक घर में वो रहे हैं, एक घर में जब वो 3 पीढ़ियों से लगातार रहते हैं, कल वक्फ जो है उस पर दावा कर दे, उसका सर्वे कराकर उस पर दावा ठोक दे, ये कहते हुए कि ये जमीन जो है वक्फ की। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये सही है या गलत है? और दूसरा, इसमें आपके पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, आपको ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल लड़ना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर। मैं सुनिए, मैं आज आपको पॉइंट बताइए, एक्सपोज करने वाला हूं। आज आपको छोड़िए, बताइए कि गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। पॉइंट बताइए। अब मेरी बात सुनिए, जो कमिश्नर होता है, ये कौन बनाता है? वक्फ बोर्ड के जो वहां पे जो, भैया मैं कह रहा हूं आप कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं? सरकार बनाती है, अपॉइंट कौन करता है? वो किस धर्म से होता है? किस धर्म से होता है? किसी भी धर्म का स्टेट बना सकती है। अच्छा, हाँ, आपको पता नहीं भाई, उस पूरे बोर्ड मेंबर की पूरी काउंसिल में विधायक मुस्लिम, सांसद मुस्लिम, कोर्ट मुस्लिम, कमिश्नर मुस्लिम, कैसी बात कर रहे हैं? और आप कोर्ट नहीं जा सकते, यही तो दिक्कत है। नैरेटिव लोगों के, कोई नैरेटिव नहीं है। मैंने पूछा आपके घर पे कोई कब्जा कर ले और आप साबित ना कर पाए तो वो सही है या गलत? बाथरूम लैट्रिन बनाने वाले लोग आज हमारी वक्त की संपत्ति, इस तरह का अपमान ना करें। क्या मतलब है? इस देश में नहीं, एक मिनट, ये क्या मतलब है? सबसे ज्यादा मुस्लिम कोई दिया, आपको कोई इतिहास
बताइए, नहीं, नहीं। 8 लाख एकड़ जमीन को इकट्ठा करने की जगह टॉयलेट बना लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। एक मिनट, बने तो फिर शिवम एक मिनट, शिवम एक मिनट, हिंदू की एक मिनट, अच्छा, एक मिनट, शिवम एक मिनट, अंबर एक मिनट। वो हमारे अरे मुसलमान भाइयों ने सुनिए भाई, जमीनें दी हैं, अरे गिफ्ट करी हैं अरे अपनी। मेहरदीन अच्छा, सुनिए, हाँ, अरे सुनिए, हमारी अरे और सुनिए ना हमारे पहले, अल्लाह की- ये बाथरूम बनाने वाले का मतलब क्या है? बात नहीं, ये जो बाथरूम बनाने वाले लोग हैं जिनका कौन है कोई ये लोग? इतिहास नहीं, कुछ नहीं, किसका इतिहास वो नहीं? लोग कौन क्या है वो? है, नहीं, वो किसका आज हमें इतिहास बताते नहीं है? हैं कि किसका भाई इतिहास नहीं है? हमने ये कर दिया। अरे भाई, अरे आपके किसका पास क्या इतिहास नहीं है? तो आप मेहरदीन किस मुझसे बात करिए, किसका इतिहास नहीं है? बाथरूम देखिए बनाने वाले राकेश से क्या भाई, मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बता दिया अपना पॉइंट। मैंने नहीं, बाथरूम बनाने वाले से क्या मतलब है? मैंने कुछ भी बोल बोलते दिया, चले जो बोलना था जाएंगे। जिसको- नहीं, क्यों बोलेंगे देखो, कुछ भी? क्यों बोलेंगे कुछ भी? ये पता लगेगा, क्यों वो बोलेंगे कुछ भी? देखो, किसका इतिहास नहीं है? भाई मैं बोलूंगा, किसका इतिहास नहीं है? मैं बोलूंगा, किसका इतिहास नहीं है? मेहरदीन, कुछ भी नहीं बोलेंगे आप। कुछ भी बोलना मेरे सामने मत नहीं। बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी बोलना मेरे सामने नहीं है। क़यामत तक कुछ भी बोलना मेरे सामने नहीं है। हाँ तो बोलते रहिए सर, आप बोलते रहिए, आप हमारे लोग बोलते रहिए सर। चलिए, हम ऐसा कभी नहीं मोहम्मद होने अतीक, मोहम्मद अतीक, इस संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जिक्र है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कहेंगे मैं आपको बता दूंगा, 1985 का शाहबानो मामला हो, 1995 का सरल मुदगल बनाम भारत संघ का मामला हो, 2003 का जॉन वलमती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला हो, 2015 का मैरिज लॉज और तलाक के मामले को लेकर सुनवाई कोर्ट में हो, या फिर 2017 का शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला हो, इन सब में कोर्ट ने बार बार कहा कि यूसीसी चाहिए इस देश को। उसके बावजूद जब यूसीसी की बातचीत आती है, उसके बावजूद जब यह ड्राफ्ट जेपीसी को भेजा जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर यह कहता है, या तो आप जेपीसी के आने का इंतजार कर लेते, रिपोर्ट जो आ जाती इंतजार करते, तो आप कहते तुम फिर भी मैं एक तरीके से तार्किक मान लेता। लेकिन जेपीसी का गठन पता नहीं अभी पहली बैठक हुई है कि नहीं हुई है, शायद डेट आ गई थी, मैं कंफर्म बहुत नहीं हूं। जेपीसी की मीटिंग, उससे पहले आप आखिर कह देते कि शरिया के अलावा कुछ कबूल ही नहीं है, तो सर ये उकसाने वाली बात नहीं है तो और क्या है? और दूसरी बात है, फिर तो ये मत कहिए कि संविधान के बहुत मानते हैं, ये कहीं हम संविधान की नहीं मानते, हम सिर्फ अपनी मानते हैं। राकेश जी, जो आप अभी कह रहे थे कि आप लोगों ने सेकुलर से फरार कर लिया, तो मैं आपको बता दूं कि हमने सेकुलर से कभी फरार नहीं करा। सेकुलरिज्म को हम उतना ही चाहते हैं जितना हम अपनी जिंदगी को चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान सेकुलर है। लेकिन यह भी सच्ची बात है कि हम कोई भी फर्जी और नकली सेकुलरिज्म को पनपने भी नहीं देंगे। भारत का संविधान सेकुलर है अपने आप में। जिस संविधान को आप सेकुलर बता रहे हैं, उसी संविधान में जिक्र है मोहम्मद अतीक जी, बिल्कुल आपको याद होगा, लागू किया जाए इस देश में, राज्य सरकार इस दिशा में काम करे और उस संविधान की रक्षा करने का जो सबसे बड़ा दायित्व जिस संस्था पर है, सुप्रीम कोर्ट पर, वो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कह दिया। मोहम्मद अतीक से सीधा सवाल है, शिवम त्यागी और मोहम्मद अतीक के अधिकार बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं? शिवम त्यागी को मोहम्मद अतीक बराबर होने चाहिए कि नहीं? रोक रहे हैं? अरे तो बराबर होने, आप रोक नहीं सकते, लेकिन बराबर होने चाहिए कि नहीं? आप क्यों हमारे मदाखलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मदाखलत नहीं है। मेरी बात सुनिए, कैसे हो सकता है भाई? मैं जाऊंगा तलाक लेने के लिए कोर्ट, लगाऊंगा 5 साल चक्कर, ये कहेंगे 3 सेकंड में तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी। कैसे हो जाएगा बराबरी भाई? कैसे हो जाएगी बराबरी? गोद लेने के विषय में मेरे लिए कानून अलग, आपके लिए अलग, कैसे अलग हो जाएंगे? कैसे चलेगा भाई बताइए आप मुझे। ये हमको हक दिया है। अच्छा 4 शादियां, चलिए छोड़िए, वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं भाई, बताइए इनहेरिटेंस में बेटी को नहीं दे सकते प्रॉपर्टी, गजब बात हो गई भाई, ऐसे कैसे चलेगा? ये हम बराबर होना चाहिए, और बराबर होना ही सेक्युलर होना है। त्यागी कोई नहीं तय करने वाले, राकेश पांडे कोई तय अरे कोई तय नहीं कर रहा, कोर्ट तय कर रहा है, सरकार तय कर रही है, अधिकार है पूरा। क्या होना है क्या नहीं होना उसने तय कर दिया है। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि किसी और को कोई इजाजत नहीं, कोर्ट को भी इजाजत नहीं है। दूसरे ये कोर्ट को भी इजाजत नहीं है। दूसरे थी कोर्ट को भी इजाजत नहीं है। राकेश पांडे जी, कोर्ट को भी इजाजत नहीं है। इससे पहले नहीं, कोर्ट को भी इजाजत नहीं है कि जो है यूसीसी, अरे बताइए ना, कोर्ट को भी इजाजत नहीं है। आपने जब ये देखिए, इनको अपने धर्म के मामले में, और जो कि धर्म का नहीं है, तो इनका मामला बनाया हुआ, उसमें भी मतलब कोर्ट भी नहीं चाहिए। जब मुखालफत करी तो फरार क्यों कर लिया? बताइए ना, कोर्ट को दखल देने का अधिकार है आपके मामलों में कि नहीं है? देखिए, हमारी मजहबी आजादी में कोई हिंदुस्तान के कोर्ट्स को आपके मामलों में दखल देने की आजादी है कि नहीं है? कह रहे हैं कि नहीं है, कोई भी मदाखलत नहीं कर सकता। नहीं है, बस सरियाई ले लो, बस मोहम्मद अतीक दखल दे सकता है, मैंने क्या दे सकता है। मोहम्मद अतीक सुनिए ना सर, कोई कुछ नहीं कहता रहे, मोहम्मद अतीक सुनिए ना, मोहम्मद अतीक भाई, अरे सुनिए, इसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम अपने अरे तकरीर का नहीं कार्यक्रम है भाई, अरे सुनिए, ये तकरीर मत करिए, सुना करिए, जब नाम लिया जाए तो सुना करिए। तकरीर तो हमें तकरीर करने तो आया हूं, नहीं सर, तो तकरीर, धार्मिक तकरीर नहीं करेंगे सर। धार्मिक तकरीर में एक और बोला जाता है, तो ये डिबेट का कार्यक्रम है सर, तकरीर का कार्यक्रम नहीं है, माफ करिए। और डिबेट के कार्यक्रम में जब सवाल बीच में आता है तो सुना जाता है, जब नाम लिया जाए तो सुना जाता है। आप भी जब राकेश पांडे बोलेंगे तो मैं सुनूंगा आपको। सुनिए,
आपने कहा कि आपके मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। शिवम त्यागी ने कहा कोर्ट को भी नहीं, आपने कहा किसी को भी नहीं। मतलब सीधे से मान ले कि मोहम्मद अतीक कह रहे हैं कौन सा कोर्ट, कौन सा संविधान, कौन सी संसद और कौन से सांसद और कौन से प्रधानमंत्री मेरे मामले में कोई दखल नहीं देगा। कौन सा चीफ जस्टिस अलग चलाएंगे। और मैं सुप्रीम को अधिकार देता है, उसमें कोई भी मदाखलत नहीं कर सकता। संविधान ने जो लिख दिया है उसमें हम चलते हैं। तो संविधान ने लिखा है, आर्टिकल 44 भाग 4 ने लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लिख दिया तो मान लो। अच्छा मोहम्मद अतीक, अंबर आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। अंबर आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। रिलीजियस फ्रीडम पे बात हो रही है राकेश, तो आर्टिकल 25 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 25 हमें हमारा धर्म को फॉलो करने की, उसको प्रैक्टिस, प्रीच और प्रोपेगेट करने की इजाजत देता है। और मेरा सवाल अतीक साहब से है कि इस्लाम क्या है, धर्म क्या है? क्या दाढ़ी टोपी पहनकर या हिजाब बुर्का पहनकर रहना इस्लाम है, या शादी किस तरह से होगी, या किस तरह से हमारी जिंदगी सिविल जो मैटर्स होते हैं वो किस तरह से होगी, ये इस्लाम है? इस्लाम है कि हम किस तरह से नमाज पढ़ेंगे, किस तरह से अल्लाह को याद करेंगे, जो हमारी बेसिक इस्लाम के प्रिंसिपल है। वो एक इंसान को मुसलमान बनाता है। लेकिन आप उसके नाम पर जो लोगों के, खासतौर से महिलाओं के ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन करते हैं, और विविधताओं के नाम पर, धार्मिक आजादी के नाम पर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये संविधान कहता है। आप तो पूरी तरह से भारतीय नागरिक है, मेरे साथ भारतीय संविधान क्यों डिस्क्रिमिनेशन करता है? हालांकि संविधान मुझे समान अधिकार सुनिश्चित करता है, लेकिन आप जैसी एनजीओ मेरे अधिकारों का उल्लंघन करती है। और आज 2024 में भारतीय मुस्लिम महिलाओं का, इनफैक्ट सारी मुस्लिम जितनी भी भारत की महिलाएं हैं, क्योंकि हमारे देश में आप सुन लीजिए ना भाई साहब, अगर आप रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना तो सुन लीजिए। रिलीजियस में आपके नमाज पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं होगी, अजान पे, मस्जिद पे, निकाह पे कोई पाबंदी नहीं होगी, आपके जो रिचुअल्स है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ तलाक के बाद, शादी के बाद आपकी जो महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है शादी में, या उसके अधिकार है, जायदाद है, गोद लेने का अधिकार है, सक्सेशन है, अडॉप्शन है, ये सारे मैटर सारी ही महिलाओं के समान हो जाएंगे, सबके समान अधिकार हो जाएंगे। उससे आपको क्या दिक्कत है भाई साहब, ये बता दीजिए। आपको तो लेना एक ना देना दो, आप खावा खामे दीवाने हुए पड़े। अच्छा रुकिए। अब अजहरी जी जो ये बात कह रहे हैं कि हमारे मामलों में दखल नहीं देना, तो मामला इनका नहीं है, मामला हमारा है, महिलाओं का मामला है। नहीं, हाँ ठीक है, वो भी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि यूसीसी आ जाने से इस्लाम में दखल हो जाएगा, सेकुलर कोड आ जाने से इस्लाम में दखल हो जाएगा, फिर तो पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन, सऊदी अरब, यहाँ पर राकेश एक चीज प्लीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर जो शरिया का कानून है वो बिल्कुल अलग है। जैसा संविधान होता है हर एक देश में अलग होता है, शरिया कोई सेक्रोसेंट नहीं है, वो देश के हिसाब से, वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से होता है। आप उठा के देख लीजिए जितने भी इस्लामिक नेशन, सब जगह अलग है। तो आप कहां से यहाँ पे लाकर बैठ जाते हैं कि मुदाखलत नहीं होगी? ऐसे कैसे नहीं होगी? सिविल में और क्रिमिनल लॉज, फाइनेंशियल, जितने भी टैक्स लॉज है उसमें होती है, तो भाई सिविल मैटर्स में क्यों नहीं होगी? बोलिए अजहरी। क्या करें अंबर क्या करें? क्या अल्लाह को मानना छोड़ दें? भाई साहब अल्लाह का कहां से इसमें लेना देना हो गया? कलमा पढ़ना छोड़ दें। कलमा पढ़ा रहे, पहले बात सुनो, कलमा पढ़ना छोड़ दें। यहाँ पे लोगों को भड़काना बंद कर दीजिए। आपके तरीके अपना लें, आपको अल्लाह को मानना है, आपको शिवजी को मानना है, इतना सिक्योर हो जाए कि इस्लाम का विरोध करने लगे। लेकिन उसके बाद आपके तरीके पे चले, उलमा की सामने गुस्ताखियां करने लगे, आपके ही तरीके पे चले। आपने पता नहीं कौन सा इस्लाम अपनाया है, आपको रात और दिन इस्लाम से ही चला है, उलमा से ही चला है, और आप मुसलमान कहलाती हो, आपको शर्म नहीं आती? अंबर शांत रहिए। अब सुनिए अजहरी जी, जो आपने कहा मैं उसी में से एक सवाल आपसे पूछता हूं। आपने कहा क्या करें, अल्लाह को मानना छोड़ दें, आपने कहा क्या करें, कलमा पढ़ना छोड़ दें। मैं कह रहा हूं कि जो अंबर कह रही हैं कि भाई 4 शादी नहीं होगी, या फिर तलाक के लिए नियम हो जाएगा, या फिर अगर बेटियों को बराबर हक प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, मान लीजिए इस तरीके की व्यवस्था हो जाती है, तो उससे कलमा पढ़ने या अल्लाह को मानने से उसका क्या लेना देना है भाई? अब बताइए, 4 शादियां इस्लाम में हुक्म नहीं है। नहीं, मैं ये कह नहीं रहा हूं। हाँ, तो उससे क्या लेना देना? तो सर यही भड़काने वाली बात है ना। अंबर एक सेकंड रुक जाइए, सुनिए अजहरी जी, मैं सुनूंगा सर, आप 10 सेकंड सुनिए, मैं आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड दूंगा। सुनिए अजहरी जी, सुनिए, मैं आपको बहुत समय अनइंटरप्टेड दूंगा, बहुत समय। आपने कहा ना सर कि 4 शादियों का कोई हुक्म नहीं है, तो अब सुनिए सर, भड़काना क्या होता है? भड़काना होता है कि हमसे टकराओगे तो तबाह हो जाओगे। भड़काना ये होता है, उकसाना ये होता है, जैसे आपने अभी कहा, तो क्या करें हम कलमा पढ़ना छोड़ दें, अल्लाह मानना छोड़ दें?
अब अगर मान लीजिए आपके माइंडसेट का कोई आदमी दर्शक होगा तो कहेंगे देखो भाई सरकार तो ऐसा कानून लेकर आ रही है कि अल्लाह को मानने पर पाबंदी लग जाएगी, कलमा पढ़ने पर पाबंदी लग जाएगी। ये भड़काना है मोहम्मद अजहरी, ये भड़काना है, ये उकसाना है जो आप टेलीविजन चैनल पर बैठकर लाइव शो में कर रहे हैं। कहीं से किसी के ना तो कलमा पढ़ने पर रोक होगी, ना तो अल्लाह के मानने पर रोक होगी। आप सुन ले हमारी बात, सुन रहा हूं, बोलिए। शादियों की इस्लाम में इजाजत है, हुक्म नहीं है, और उस इजाजत को बरकरार रखा जाएगा। अच्छा, आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। जब इस्लाम ने इजाजत दी है तो रहेगा। और आप पूरे भारत में 20 ऐसे लोग आप हमें दिखा दो जिनकी 4। अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये, अरे अजहरी सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुनिए ना सर, मैं फिर सवाल, अरे सुनिए, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ। शिवम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मेहरदीन के पास। नहीं, मेरा तो बस एक सेकंड शिवम, ये बहुत पॉइंट छूट जाएगा। जो बात कही मोहम्मद अजहरी ने, 4 शादी हो या ना हो, मान लीजिए 4 शादी पर कोई असर हो भी जाए, नहीं भी पड़े, इससे कलमा पढ़ने, अल्लाह के मानने पर पाबंदी कहां से है भाई? ये भड़काने, ये उकसाऊ बात है। हो सकता है किसी को इतनी समझ ना हो जो टेलीविजन चैनल देख रहा हो, आपकी बात सुनकर भड़क जाए कि मेरे धर्म में दखल हो रहा है। गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं मुसलमानों को। आप 4 शादी रुक गई तो गुलामी हो गई, बेटी को बराबर हक मिल गया तो गुलाम हो गए आप। अजब आपकी स्वतंत्रता की परिभाषा है अजहरी जी। चलिए शिवम बोलिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, डिबेट में बाकी सारी बातों पर इतना दर्द नहीं हुआ अजहरी साहब को, बाकी सारी बातों पे तो चुपचाप सुनते रहे, लेकिन जैसे ही 4 शादी का विषय आया एकदम सोफे से ऊपर उछल गए, कहते नहीं, अगर हमारी 4 शादियां बंद कर दी तो आप तो हमें गुलाम बना लोगे। अरे गजब बात हो गई भाई, 4 शादियों से गुलामी का क्या लेना देना? मतलब सारा सब कुछ घूम के बस शादी पे ही आ जाता है। ठीक, अरे और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। शिवम अजहरी जी रुक जाइए सर, आप कैसे उकसाने वाली बात कर रहे हैं वो अब सामने हो गया। यही बात मैं मेहरदीन कह रहा था, 4 शादी हो या ना हो, बेटियों को बराबर हक मिले या ना मिले, या मान लीजिए मिल ही जाए, इससे कलमा पढ़ने और अल्लाह के मानने पर पाबंदी कहां से होगी भाई? इससे आपको लग रहा है? और अगर आप कह देंगे टेलीविजन चैनल पर बैठकर तो यही तो उकसाऊ बात होती है। देखिए, जो जिस तरीके का ये बिल लेकर आती है भाजपा सरकार, और ना अपने अभी बिल पर नहीं है, उकसाने वाली बात मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। मैं बता रहा हूं, वाली लाइन पर है सर, जो इनके साथी वाली लाइन पर है सर, मैं बिल पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा। अभी जो है ना सर, आपको पता नहीं है, ये बहुमत की सरकार नहीं है, बिल पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। इनकी जो बैसाखी वाली जो सरकार है, उसमें जब तक नीतीश कुमार, आप क्या बात करते हैं, जैसे आज बात हो रही है यहाँ पर, सब लोगों की राय मशवरा होना चाहिए, तब किसी तरीके का बिल लेकर आना चाहिए। आप किसान कानून बिल ले आए, फिर आपको वापस लेना पड़ा, फिर आप इलेक्ट्रिकल बॉन्ड लेकर आ गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको धड़काया गया। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा करना देश में, इन मुद्दों पर आपने किन मुद्दों पर आप राजनीति करने आए थे यहाँ पे? आपने क्या कहा था 2014 में, 19 में? फिर आप नहीं बोल पाएंगे, फिर 2 आप नहीं बोल करोड़ की बात करी गई थी। अजहरी जी रुक जाइए, वो सब मैं सबको बता दूं भाई, अब बिल पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, बिल जेपीसी के पास है। आपको ज्ञान दे रहा हूं कि जेपीसी से आने दीजिए फाइनल ड्राफ्ट, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये उकसाने वाली लाइन पर तो अल्लाह के मानने पर पाबंदी, कलमा पर रोक लग जाएगी, ये उकसाऊ वाली बात है। किसने कह दिया कि कलमा नहीं पड़ेगा मुसलमान? किसने कह दिया कि अल्लाह को नहीं मानेगा मुसलमान? इनके सहयोगी दल जो है भाजपा के, वो तक उनको सब, वो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं है। क्या चीज इनके साथ कोई नहीं है, इनके कॉन्फिडेंस में नहीं है वो लोग। पहला ये ऐसा बिल है जो 10 साल में, जो मोदी जी की जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जो जेपीसी में गया, नहीं तो जो ये चाहते थे वो बिल पास हो जाएगा। माना जेपीसी आईटीसी के जैसा साउंड करता है, लेकिन कोई होटल नहीं है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है। पता है भाई साहब, पता है तो हमारे सदस्य साहब उसके मेंबर है, शायद आपके उधर से नहीं होगा तो मुझे नहीं पता। कह रहे और 22 दिसंबर को हंसी मजाक चल रहा है। जेपीसी मतलब कोई आईटीसी नहीं है भाई, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, वहां पर लोग वही डिस्कस करेंगे, सभी दल सर्वदलीय है, इसमें एनडीए की बात ही नहीं रह गई। उनके बयान आ रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि कल बात होनी चाहिए, तो बात ही तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने कहा चर्चा होनी चाहिए, चर्चा ही तो हो रही है। अभी मैं और क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने क्या लिया? पासवान जी के लड़के ने क्या स्टैंड लिया? जेपीसी और आईटीसी में कंपेयर मत करिए आप, बाकी सब ठीक। पासवान जी ने क्या बयान दिया? बाकी सब बात ठीक है, जेपीसी और आईटीसी में फर्क रखिए। मैं जेपीसी बोल रहा हूं भाई, आपको समझ में नहीं आ रही। दरअसल आप सुनने में फर्क है, नहीं आपको कान में रोज थोड़ा सा वो डाल देने चाहिए। प्लीज, मैं बार बार कहता हूं आप चौक चौराहे पर नहीं बैठे हुए हैं, थोड़ा सा लाइटर नोट पर शिवम ने कुछ बात की तो उसको समझा करिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बिल पर डिबेट नहीं थी, ये डिबेट इस बात पर थी कि वक्फ हो या फिर यूसीसी हो, इस पर ये भड़काऊ बातें क्यों भाई? क्यों आप लोगों को कह रहे हैं? कोई कह रहा है कलमा पढ़ने पर रोक लग जाएगी, कोई कह रहा है अल्लाह के मानने पर रोक लग जाएगी। ऐसा कुछ हो रहा है क्या इस देश में?
कुछ भी कह देंगे और चल जाएगा मामला। देश के हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। नहीं नहीं, आपने भड़काने उकसाने का काम किया आजारी जी। जो आप कह रहे हैं कलमा पढ़ने पर रोक लग जाएगी, जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह के मानने पर रोक लग जाएगी, ऐसा ना तो कल था, ना आज है और ना कल होगा, और ना इस देश में कोई होने देगा कि किसी मुसलमान के अल्लाह के मानने पर रोक लग जाए, कोई हिंदू अपने भगवान को ना मान पाए, कोई सिख अपनी इबादत ना कर पाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ऐसी बातें मत क्या करिए। यही उकसाऊ परिभाषा के अंदर आता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।